A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर इन गुड. आज 8 नवंबर 2021 है, दिन है मंडे, एंड आई एम श्योर आपका वीकेंड, दिवाली वाला जो वेकेशन है, ये काफ़ी अच्छा जा रहा है. मेरा भी काफ़ी अच्छा गया. एक छोटे से गैप के बाद आज से फिर से हम द हिंदू एनालिसिस को रिज्यूम करेंगे. रेगुलरली आपको 8 AM तक ये लेक्चर जो है वो मिल जाएगा. तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग कोट के साथ. Do you know the difference between education and experience? Education is when you read the fine prints or fine print. Experience is what you get when you don't. जब भी थियरी और प्रैक्टिकल की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों की ये गलत फहमी होती है. आई एम सेइंग दैट दिस इज़ ए गलत फहमी. ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, या फिर कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों को ही हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए, थियरी का कोई रियल लाइफ में काम नहीं है. मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ. उसके पीछे कुछ रीजंस हैं. पॉइंट नंबर 1, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में है. अगर आप चाहें तो अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रख सकते हैं. अगर आप चाहें तो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं. दिस इज पॉसिबल विथ एजुकेशन. थियरी, प्रैक्टिकलिटी जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. वो जीवन हमारी तरफ, जीवन की एक क्लास है, लाइफ का एक क्लास है जहाँ पर हमें बैठना ही पड़ता है. तो दैट वी कॉल प्रैक्टिकल थिंग. अब क्या ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की कंपटीशन में? नो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली ये चीज़ है. एजुकेशन या फिर अपने आप को जितना आप अपग्रेड रखते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं या फिर जो नॉलेज है आपके पास, नॉलेज के साथ जब एक्सपीरियंस मिल जाता है तो वो बन जाता है विजडम, जिसको हम कहते हैं बुद्धिमत्ता. तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं है. तो गो फॉर बोथ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन. डियर फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, तो लेट्स क्विकली मूव ऑन. आगे बढ़े उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. आज दिवाली धमाका सेल का लास्ट डे है. मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस. आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल रहा है. ऊपर से मिलेगा 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट व्हेन यू यूज दिस कोड दिवाली 30. तो सारे स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर ये अवेलेबल हैं, एंड आई एम श्योर दिवाली की जो एक बहुत अच्छी गिफ्ट आप अपने आप को दे सकते हैं. यू कैन गिव इट टू समवन एल्स एज वेल, जो आपके लव्ड वंस है. अगर वो इसमें से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू कैन गिफ्ट इट टू देम एज वेल. सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये 3 सोर्सेज, हमारी वेबसाइट, हमारे मोबाइल ऐप या फिर इस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. तो लेट्स स्टार्ट विथ फाइनेंशियल न्यूज़ नंबर 1. ये क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ी हुई एक खबर है. अब क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. ये उस प्रकार का एनालिसिस नहीं है. यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. राइट, अगेन आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि क्रिप्टो करेंसी क्या है. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इसको लेकर भारत ने एक स्टैंड ये लिया था कि ये क्रिप्टो करेंसीज, अगर क्रिप्टो करेंसी के साथ कोई डील करता है या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाले व्यक्ति के ऊपर एक बहुत बड़ा फाइन, करोड़ों रुपए का फाइन और लगभग 10 साल की सज़ा, यहाँ तक की बातचीत जो है वो सरकार कर रही थी. लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइंस और पता नहीं कितने सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं, तो लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में पैसे इन्वेस्ट किए हैं. अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि भारत सरकार इस बात के बारे में सोच रही है कि इतना हार्ड स्टैंड्स कि किसी को 10 साल की सज़ा, 5 करोड़ रुपए का फाइन से, इतना ज़्यादा हार्श होने की, इतना ज़्यादा टफ होने की कोई आवश्यकता नहीं है. क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अनरेगुलेटेड वर्चुअल करेंसीज हैं, ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनका इस्तेमाल लीगल टेंडर के तौर पर, नाउ जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, यू नो इट वेरी वेल, लीगल टेंडर कुछ दिनों पहले की बात है जब हमने डिस्कशन किया था. डी सुब्बराव साहब का एक आर्टिकल आया था और हमने देखा था कि नोट के ऊपर जो लिखा हुआ होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर एक्स अमाउंट, यू नो, तो वो क्या है उस चीज़ को हमने समझा था.
तो कभी भी ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, कोई प्राइवेट कंपनी आपको, फॉर एग्जांपल टेस्ला ने बीच में ये कहा था कि अगर आप टेस्ला की कार खरीदना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन दीजिए और आप कार खरीद सकते हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी ये कर सकती है, उनको जो भी पसंद आता है, जिस चीज़ में वो पेमेंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये दो इंडिविजुअल्स के बीच की बात है। लेकिन एज ए देश की बात करें तो जो सरकार ने एक लीगल टेंडर, जो लीगल करेंसी है हमारी, उसी करेंसी को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो क्रिप्टो करेंसी कभी लीगल टेंडर नहीं बनेगा। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोचा कि इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट विल नॉट टेक हार्ड लाइन स्टैंड्स एज मेनी इंडियंस हैव इन्वेस्टेड इन सच इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे भारत के लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए क्रिप्टो करेंसीज में लगा दिया। किसी ने 2000 लगाया है तो किसी ने 20 करोड़ लगाया है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए। अगर सरकार ने कोई टफ स्टैंड लिया तो इन सारे लोगों के पैसे जो हैं वो पानी में डूब जाएंगे। तो सरकार इन्वेस्टर्स को भी ध्यान में रख रही है। एक ग्रोइंग व्यू विद इन द पॉलिसी मेकर्स इन द गवर्नमेंट इज दैट द लॉ शुड बी ड्राफ्टेड इन अ मैनर that it can be executed effectively and technological developments in digital space should be taken into cognizance. अभी सरकार में ये बातचीत चल रही है कि हमें कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसको सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट करना जो है ये पॉसिबल हो, एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और आप ऐसा कानून बनाइए कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, अलग अलग फिनटेक कंपनीज हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, तो उनको भी सपोर्ट मिले। उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें उनको एक ग्राउंड प्रोवाइड करना है जहां पर वो फले फूले। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखे तो ये क्रिप्टो करेंसी में जो पैसे इन्वेस्ट किया लोगों ने, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि सरकार इसको बैन नहीं करने वाली है। सरकार कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिसको लेकर क्रिप्टो करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इन शॉर्ट। मूविंग ऑन टू सेकेंड आइटम, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट ईयर, वी आर नॉट फार फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अभी आज 8 नवंबर है, तो बस 2 महीने बचे हैं। 2 महीने के बाद वी विल बी इन 2022, इज़न्ट इट? और आप देखिए यहाँ पर कि नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जैसे कि ग्रोसरी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें, या फिर अगर आप बाहर खाना खाने के लिए जाने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें 2022 में और ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली हैं। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने वाला है। ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। इट्स ए बिग रेड फ्लैग फॉर आवर इकोनॉमी। ना कौन सा ऐसा रीजंस है जिसकी वजह से ये प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होने वाली हैं? फ्रेट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो इंक्रीज होने वाला है। पैकेजिंग इज गोइंग टू गेट एक्सपेंसिव एंड एग्री कमोडिटीज़, ये भी जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं ये भी कॉस्टलियर बनते जा रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें ऐसी है, 3 बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से ओवरऑल चीज़ों की प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है। अमूल का कहना यह है कि डेयरी सेक्टर की बात करें तो उसमें 10% जितना प्राइस राइज जो है वो देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन। नेस्ले इंडिया जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे देश में बनाता है, खाने पीने की चीज़ों के साथ जुड़े हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उनका भी कहना यह है कि कमोडिटी प्राइसेस, व्हाट इज कमोडिटी प्राइसेस? कमोडिटीज़ यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल हैं, गेहूँ, चावल एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, तो ये कमोडिटीज़ जो हैं ये एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं और इसकी वजह से सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होगी। और जब आप पहले 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट लेते थे, एक रीजनेबली इनफ पैकेट आता था, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है तो कंपनीज क्या करती हैं, वो प्राइस 5 रुपए ही रखेगी लेकिन उसमें कम बिस्किट्स आएंगे। पहले 10 बिस्किट्स आते थे, तो फिर 8, फिर 5 रुपए के 5 बिस्किट। तो ऐसे पैकेजेस जो हैं वो फिर छोटे किए जाते हैं क्योंकि उनको कस्टमर को भी संभालना है। और फिर उसके अल्टरनेटिव के तौर पर अगर कोई ऐसा दूसरा बिस्किट आ जाता है लेट्स से जो 4 रुपए में बेच रहा है या 5 रुपए में कम क्वालिटी वाले बिस्किट्स प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा बिस्किट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो लोग जो है वो फिर वो खरीदेंगे और फिर कंपनीज का भी नुकसान हो जाता है और कमोडिटीज़ की प्राइस जैसे बढ़ती है। सिंपल अगर इकोनॉमी की एक बात करूं तो जिन चीज़ों की प्राइस
ज़्यादा होती हैं या फिर बढ़ती हैं तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है. I'll give you one example. I'm sure you will relate with this example. अगर पेट्रोल की प्राइस, जस्ट इमेजिन, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं कि अगर पेट्रोल की प्राइस 30 रुपीज़ पर लीटर हो जाए तो आप अपना जो एक्टिवा जुपिटर या फिर आपके पास जो बाइक हैं या फिर आपके पास कार हैं वो लेकर जब आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, आज जो पैसे आपकी सैलरी है, जो आपकी फैमिली इनकम है वो उतनी ही है, पेट्रोल की प्राइस 30 रुपीज़ हो गई तो आप कितना फ्यूल जो है अपनी टैंक में डलवाएंगे? आई एम श्योर ज़्यादातर लोग जो है वो फुल टैंक करवाएंगे. वो कहेंगे कि फुल टैंक कर दो, राइट. 10 लीटर 20 लीटर 1,000 रुपये में एक रीजनेबली 40 लीटर की जो भी कार आती है, लीटर की कार की कैपेसिटी है टैंक की, वो फुल हो जाएगी. लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइस जो अभी हाल ही में थी 106 रुपीज़ के आसपास, कुछ जगहों पर 110 रुपीज़, तो उस टाइम पर लोग कितना डलवाते थे? उतना ही जितना उनको चाहिए, 5 लीटर 10 लीटर एक्सेट्रा. या फिर कई लोग 100 रुपये का या फिर 200 रुपये का पेट्रोल ही डलवाते थे. तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल कि जब चीज़ों की प्राइस कम होती है तो लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो लोग उसको कम कंज्यूम करते हैं. प्राइसेस ऑफ की कमोडिटीज सच एज पाम ऑयल, क्रूड बेस्ड डेरिवेटिव्स. ये क्रूड बेस्ड डेरिवेटिव्स जो हैं ये कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिनका इस्तेमाल पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा होता है. और ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन की बात करें तो 30% जितना राइज हमें इन क्रूड डेरिवेटिव्स में देखने को मिला है. तो इसकी वजह से जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है. फिर पाम, सनफ्लावर, राइस बान, सेफ फ्लावर ऑयल, ये सारे अलग अलग ऑयल्स जो हैं इसमें 35 से लेकर 50% जितना प्राइस राइज हमें देखने को मिला है. एनालिस्ट का कहना यह है कि एक तो पेंडेमिक इंड्यूस्ड डिस्ट्रप्शन की वजह से सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हुई, और सप्लाई चेन डिस्टर्ब जब होती है तब चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं होती और उस टाइम उसकी वजह से प्राइस जो है इसकी चीज़ों की इंक्रीज़ हुई. लॉजिस्टिक्स के इश्यूज चल रहे थे, ऊपर से एनर्जी कॉस्ट, फ्यूल की प्राइस इंक्रीज़ हुई और मैन पावर की शॉर्टेज, ये सारी चीज़ों की वजह से कमोडिटी की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई. तो ये थे दो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ एंड व्हाट कंपनीज आर डूइंग. चलिए ये देख लेते हैं, फिर देन वी विल मूव ऑन. रिड्यूसिंग पैकेजिंग लेयर्स कंटेंट्स इन पैक्स. जैसे मैंने आपको बिस्किट वाला एग्जांपल दिया कि पहले 10 बिस्किट मिलते थे तो फिर अब उसमें बिस्किट्स जो हैं वो कम किए जाएंगे. क्रिएटिंग हाइपर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, के अलग एक जगह से फिर एक लंबे डिस्टेंस तक भेजने से अच्छा है कि आप अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स. लेकिन हर एक कंपनी जो है वो ये चीज़ नहीं कर सकती. कोशिश तो करते हैं लेकिन सभी के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि सरकार जो है ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ऊपर फोकस करे. इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहेगा तो इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा. इसी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है फ्यूल प्राइस ऑप्टिक्स. द हिंदू का ये आर्टिकल है. सेंट्रल गवर्नमेंट, लेट मी रीड आउट दिस फर्स्ट लाइन. द सेंटर फाइनली, नॉट फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेंटेंस. The center finally decided last week to relent and act on the advice of monetary policymakers by cutting the excise duty on petrol and diesel by 5 rupees and 10 rupees a litre respectively. सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर जो जीएसटी है उसको कट किया. इज इट अ राइट स्टेटमेंट? नो, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल ये जो फ्यूल्स हैं वो जीएसटी के परव्यू में, जीएसटी के तहत नहीं है. इनके ऊपर जो पहले टैक्सेस लगते थे उसी प्रकार से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए. अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, आपको पता नहीं है, देन दैट्स फाइन. रिमेंबर दिस थिंग कि पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर आप जीएसटी पे नहीं करते. एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारी चीज़ें जो हैं वो लेक्चर्स और बुक्स और इनसे आपको पढ़ने को या फिर समझने नहीं मिलेगी. छोटी छोटी चीज़ें, आई एम नॉट सेइंग कि बिकम ऐसा आपको एक दुनिया से अलग नहीं बनना है. थोड़ी प्रैक्टिकलिटी,
जब आप किराने के स्टोर पर जाए और कुछ चीज़ें खरीदें, राइट, जब भी लेट्स से आप बोनवीटा खरीदने के लिए गए, तो जब भी आपको वक्त मिले, आपको ये चीज़ वक्त निकाल कर नहीं करनी है, जब भी आपको याद आए, जब भी आपको वक्त मिले, जस्ट फॉर फन आप उनके इंग्रेडिएंट्स को देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होती है। और लेट्स से उसमें लिखा हुआ है अगर कोकोआ, तो आप देखिए कि क्या कोकोआ भारत में उगाया जाता है या फिर उसको इम्पोर्ट किया जाता है। अगर उस चीज़ को हम इम्पोर्ट करते हैं और फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, तो बॉर्नविटा जो है वो आपका ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज कि आप देखिए कि आपको जो बिल मिला है, आप पेट्रोल पंप पे गए तो हर रोज़ अगर आप बिल नहीं लेते तो एक बार उनसे बिल मांग लीजिए, पूछ लीजिए कि मुझे बिल चाहिए। तो उसमें आप देखिएगा कि क्या उसमें टैक्सेस जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं, क्या बताया गया है कि इसमें इतना टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का इतना टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना टैक्स, और फ्यूल की प्राइस इतनी है और फाइनल आपके प्राइस, क्या ये चीज़ हमें फ्यूल बिल में पढ़ने को मिलती हैं? यस और नो, आई एम नॉट सेइंग मिलती है या नहीं मिलती, आप खुद देखिएगा। अगर नहीं है, अगर हैं तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि सरकार कितना टैक्स ले रही है। और अगर उसमें नहीं है तो क्या सरकार ने बहुत ही स्मार्टली ये चीज़ बहुत ही स्मार्टली रखी है कि पेट्रोल पंप्स में आप जब जाते हैं तो यू डोंट हैव टू क्लैरिफाई कि कितना है। लेकिन जीएसटी की बात आती है तो जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और जब हमें फाइनल बिल दिया जाता है या फिर कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसमें IGST और CGST SGST ये डिफाइन किया जाता है कि स्टेट जो है उसका कितना, सेंटर का कितना, और फाइनली आप कितना GST पे करते हैं। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग आई वांट यू गाइस टू ऑब्जर्व। और इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी है, बहुत सारी नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी। आई वांट यू गाइस टू ऑब्जर्व योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आए नेक्स्ट टाइम आपके घर पे, तो उसको पढ़िएगा और देखिएगा कि क्या वो GST के तहत है या नहीं। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी 2 मिनट 3 मिनट आपने कुछ चीज़ें कर ली जब भी आपको याद आया तब, तो इससे आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा गहरी हो सकती है। कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, तैयारी कैसे करें। आई थिंक 3 नवंबर की बात है, आप में से एक स्टूडेंट ने ये प्रश्न पूछा है कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसे ऐसे वीडियोस से तैयारी करता, मेरी मेरी प्रिपरेशन या फिर मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती। आई विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक, मीन्स अभी भी मैं बात कर सकता हूँ लेकिन अभी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, तो डोंट वरी। इसी हफ्ते हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, या फिर लेक्चर में करेंगे या फिर मैं आपको बता दूंगा एडवांस में, तो इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर FB के ऊपर आई विल कम लाइव एंड देन आई विल एड्रेस योर क्वेरीज। और अगर ऐसे कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन इट एज क्विकली एज पॉसिबल। तो एक्साइज ड्यूटी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की, 5 रुपये पेट्रोल में कम की और 10 रुपये डीजल में कम की, इसलिए इन दोनों की प्राइसेस जो हैं वो कम हुई है। 20 जितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भी वैट लगाती हैं, वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है और आपकी राज्य सरकारें जो हैं वो वैट लगाती हैं। तो 20 से भी ज़्यादा राज्य और यूनियन टेरिटरीज ने फ्यूल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वैट लग रहा था उसको कम किया, और इसकी ओवरऑल इम्पैक्ट हमें देखने को मिली कि फ्यूल की प्राइस जो है वो काफ़ी कम हुई। दिवाली के पहले ये डिसीजन लिया गया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो इसकी इम्पैक्ट दिवाली सेलिब्रेशन या फिर दिवाली की जो ओवरऑल सेल है उसके ऊपर भी इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिली। फ्यूल की प्राइस जब कम होती है तो सारी चीज़ों की प्राइस कम हो जाती है, अभी हमने डिस्कस किया इज़न्ट इट। ये जो डिसीजन लिया सरकार ने, इससे इसका फ़ायदा क्या होगा? रिवाइविंग इकोनॉमी जो है उसको एक स्पीड मिलेगी, प्राइस कम हुई, डिमांड जो है वो इंक्रीज होने लगेगी। ईजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, अभी हमने इन्फ्लेशन के बारे में देखा कि कितनी सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो बढ़ने वाली हैं, उसमें से वन ऑफ द रीज़न इज़ फ्यूल प्राइस। तो इन्फ्लेशन जो है ये महंगाई भी कंट्रोल में आएगी इसकी वजह से। और इसके अलावा एक पॉलिटिकल मोटिव भी रहता है। देखिए, अगर आप लेट्स से आप टाटा हैं,
तो आप कितनी सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स की, टाटा अपनी टाइटन की या फिर टाटा की जो कार्स हैं उनकी एडवर्टीजमेंट लॉन्च करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचना चाहता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी, जो अपने मीन्स एज ए गवर्नमेंट, और ये दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट यही करती है, और इसमें मुझे तो कोई गलत चीज़ भी नहीं लग रही है कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आप उसको दिखाएंगे लोगों को। मैं पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, आई ऑल्सो डोंट डू दैट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोई अच्छा काम करेगी तो वो दुनिया के सामने रखेगी कि हमने ये काम जो है वो अच्छा किया, वो उनके मार्केटिंग का पार्ट है, और ये मार्केटिंग नेगेटिव या फिर बैड मार्केटिंग नहीं है, इट्स ए गुड थिंग, लोगों को पता चलेगा और लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो कुछ जगहों पर इलेक्शंस भी होने वाले हैं और महंगाई को लेकर काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स और बड़ी डिबेट्स भी चल रही हैं। तो ये जब डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने लिया है तो इसकी इम्पैक्ट पॉलिटिकल इलेक्शन के टाइम पर भी, इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो सरकार को देखने को मिल सकती है। एनीवे, इन्फ्लेशन की वजह से मीन्स ये डीजल की प्राइस जो है जब इंक्रीज़ होती है तो सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोडवेज़ और ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है, बाकी की डीजल के ऊपर चलती है। तो ये डीजल और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बेसिकली डीजल की प्राइस जब इंक्रीज़ होती है तो ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस इंक्रीज़ होती है, तो सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जब बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरर एक बहुत ही बड़े कॉर्नर में या फिर एक फंस जाता है मुश्किल में, क्योंकि अब वो अपने प्रोडक्ट की दूसरी सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स करेगा, सॉर्ट आउट कर लेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उसके हाथ में नहीं है, तो चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी और फिर डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के बारे में वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि धीरे धीरे करके वापस जो एक पहले का जो टाइम था जब 100 डॉलर से भी ज़्यादा या फिर उसके आसपास जब कीमत रहती थी बैरल की, तो वहाँ तक धीरे धीरे जो है वो ये ऑयल की प्राइस जो है वो, ग्लोबल ऑयल प्राइस जो है वो पहुँच सकती हैं। और इस साल बात करें तो प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं। इंडियन क्रूड बास्केट की बात करें तो पिछले 10 महीनों के अंदर 62% जितना राइज प्राइस में हमें देखने को मिला है। एक जियोग्राफिकल रीज़न भी देख लेते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, आइकॉन है, ये स्नो का आइकॉन है। विंटर इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, धीरे धीरे सर्दियाँ जो हैं वो बढ़ेगी। तो अब देखिए दुनिया के अगर हम दो पार्ट्स बनाएं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये इक्वेटर जो है 0 डिग्री, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग किस हेमिस्फीयर में रहते हैं? सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पर कुछ साउथ अमेरिका के देश हैं, अफ्रीका के कुछ देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ ऐसे छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं। बाकी के ज़्यादातर लोग और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड इंडिया, चाइना और बाकी के देश जो हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर की शुरुआत होगी तो लोग ज़्यादा हीटर का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्यूल की डिमांड बढ़ेगी, फ्यूल की डिमांड बढ़ेगी यानी कि प्राइस जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो ये एक जियोग्राफिकल रीज़न भी है इसका। एनीवे डियर फ्रेंड्स, अगर आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। एक लास्ट आर्टिकल, एक और दो और आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं हमें। स्ट्रेंथनिंग वैक्सीन ट्रस्ट। एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारे देश में 78% जितने लोगों को सिंगल डोज मिल चुका है और 36% जितने लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोजेस मिल चुके हैं। ये एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। चीज़ें जो हैं वो काफ़ी राइट डायरेक्शन में जा रही हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन एक्सेप्टेंस का रेशियो अगर आप देखें तो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड में आपको भारत का नाम भी देखने को मिलेगा। तो हैट्स ऑफ टू ऑल इंडियंस कि हमने वैक्सीन को काफ़ी एक्सेप्ट किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने आप को, उन्होंने आज भी वैक्सीनेट नहीं करवाया है और ये जिन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया उनके लिए भी एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि फिर ऐसे जो डेंजरस वर्जन्स है, वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट जैसे वेरिएंट्स ऐसे लोगों में आ सकते हैं और इसकी वजह से वो फैल सकते हैं और फिर
अपने आप वो अपग्रेड होगा वायरस, तो और ज़्यादा खतरनाक वायरस जो है वो आ सकता है। तो प्लीज़ वे सारे लोग जिन्होंने नहीं लिया है ये वैक्सीनेशन, तो उनको एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसके बारे में सोचिए, कुछ साइंटिफिक डेटा आप पढ़िए। राइट, मैंने खुद ने ले लिया है, मेरे पेरेंट्स ने ले लिया है, तो आई वुड से कि आप भी लीजिए। और इन्फॉर्मेशन जब ट्रस्टेड सोर्स से मिलती है तब लोगों का विश्वास बढ़ता है। 2017-19 में ये हुआ था, मीजल्स रूबेला के साथ जुड़ी हुई जो वैक्सीन है इसको लेकर कुछ फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे थे, और इसकी वजह से वैक्सीन रिफ्यूज़ल जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। और जब डेली केसेस कम होने लगते हैं तब लोग सोचते हैं कि अब तो ये कोविड जो है उसका ख़तरा चला गया, तो फिर इसकी वजह से भी वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन के प्रति जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं चला जाता है। तो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डेटा, ट्रस्टेड लोगों से अगर डेटा मिले, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसा इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट, जैसे कि एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, तो ऐसे पावरफुल स्पोक्स पर्सन जो हैं, जब वो कहते हैं, आगे आकर कहते हैं कि आपने टीका लगवाया, और आजकल हमारे भी कल्चर का एक पार्ट बन चुका है, आई एम श्योर हर जगह पर ये चल रहा है कि हम पूछते हैं एक दूसरे को कि क्या आपने वैक्सीनेशन ले लिया, क्या आपने टीका लगवाया, एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन होता है, हम छोटे छोटे लेवल पर, एक माइक्रो लेवल पर हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और ट्रस्ट बिल्डअप होता है। वैक्सीन इज़ इम्पोर्टेंट। 2014 में भारत को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया, और उसके पीछे एक बहुत ही लंबे समय से ये कैंपेन चल रहा था, 2 बूंद जिंदगी के। याद है आपको, अमिताभ बच्चन साहब की एड आती थी, और वी आर पोलियो फ्री नाउ। और ये पोलियो फ्री हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि अब पोलियो ये वैक्सीन की आवश्यकता है। वी नीड टू कीप ऑन वैक्सीनेटिंग अवर न्यू बॉर्न बेबीज। और आज के ज़माने में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है, इसका ज़माना है। जस्ट इमेजिन कि अगर आप IAS ऑफिसर बन गए और आपको स्वच्छ भारत के ऊपर कुछ काम करना है, आप किसी एरिया में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाए गए, या फिर आप पुलिस ऑफिसर हैं और आपको क्राइम्स कम करने हैं, महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स हो रहे हैं, या फिर रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको कम करनी है, तो आप अकेले निकल जाएंगे डंडा लेकर, तो क्या लोग जो हैं वो डर कर चले? नो, उससे कुछ नहीं होगा। You have to change their, I would not use the word change their thinking, I would say you need to upgrade their thinking. आपको उनको मोटिवेट करना, आपको उनको नज करना है, आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ करना आपके फ़ायदे में क्यों है। I'll give you one example. बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लेट्स से ये हाईवे है, ये ऐसे जाने का रास्ता है, और ये बीच में डिवाइडर, और ये फिर आने का रास्ता है। ओके, अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो चलकर कहीं पर जा रहे हैं। लोगों ने ऐसे मन्नतें रखी हैं कि वो चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर किसी माता के मंदिर में, या फिर किसी भी मंदिर मस्जिद में जाने की उनकी एक मन्नत है। तो अगर चलकर जा रहे हैं लोग, तो किस मीन्स आपको देखने को मिलेगा कि वो यहाँ पर चल रहे हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि पीछे से क्या आ रहा है। जस्ट इमेजिन कि एक ट्रक ड्राइवर है, उसको नींद आ गई और वो ऐसे ऐसे चला रहा है, और आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते हुए हाईवे के ऊपर चलकर जा रहे हैं। तो अगर हमें इनको मोटिवेट करना है, तो अगर हम इन कुछ बोर्ड्स, जैसे कुछ साइन बोर्ड्स यहाँ पर लगाए और उनको कहें कि आप यहाँ पर चलिए, अगर आपको इस दिशा में जाना है तो मेक श्योर कि आप रोड के यहाँ पर चलिए, ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि सामने से अगर कोई व्हीकल आ रहा है, तो अगर वो आपके सामने आ रहा है, देन यू कैन टेक ए डिसीजन, आप थोड़ा यहाँ पर जा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आपको लोगों को मोटिवेट करना है, उनके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लाना है, तो यू नीड टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट। आपको उनको समझाना पड़ेगा। इसमें आपको मंदिर के पुजारी जो हैं, अगर किसी एक पर्टिकुलर मंदिर में लोग ज़्यादा चल कर जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको समझाना पड़ेगा उनको। वहाँ पर स्क्रीन लगाई जा सकती हैं, राइट। प्रसाद का जो पैकेज है उसके ऊपर रोड सेफ्टी के बारे में कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है। रोड अथॉरिटीज़, फिर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो लोग रास्तों के ऊपर ज़्यादा होते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को अगर आप ऑन बोर्ड लेंगे, तो फिर ये आदत जो है वो बदलेगी। सेम थिंग अप्लाइज विथ स्वच्छता अभियान, सेम थिंग अप्लाइज विथ प्रिवेंटिंग क्राइम्स एक्सेट्रा।
हर एक व्यक्ति के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है. कुछ लोगों को मोटिवेट करने के लिए यू हैव टू रॉप इन फिल्म स्टार्स, यू नो, ये सारी चीज़ें. जब लोग यंगस्टर्स हेलमेट नहीं पहन रहे थे तो बाइकर्स लाइक सलमान खान और जॉन अब्राहम जैसे एक्टर्स जो हैं वो प्रमोट कर रहे थे कि यू नीड टू वेयर ए हेलमेट. ओकस कुड रॉक चाइनाज बोट इन इंडो पैसिफिक, द हिंदू का ये आर्टिकल है. ओकस के बारे में हमने इससे पहले भी काफ़ी सारी डिस्कशन कर ली हैं. ओकस इज़ अबाउट this new group: Australia, UK, and United States. So A stands for Australia, UK is UK, US is US, right? अब एक ऑस्ट्रेलियन सबमरीन डील हुई कि यूएसए और यूके मिलकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देंगे. ये न्यूक्लियर वेपन्स वाली नहीं है कि न्यूक्लियर इंजन वाली सबमरीन उनको ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करेंगे. इसको लेकर फ्रांस काफ़ी नाराज़ हो गया. फ्रांस की एक डील चल रही थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर इस डील को कैंसिल कर दिया और फिर ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हमें ओकस से ये सबमरीन मिल जाएगी. और हाल ही में इसको लेकर भी यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और G20 की मीटिंग थी तो फ्रांस वॉज नॉट हैप्पी विद दिस ओकस सबमरीन डील. आसियान के जो देश हैं वो भी थोड़े बहुत चिंतित हुए इस डील से. एज यू कैन सी हियर, ये जो ओकस हैं इट्स अबाउट यूएसए, इट्स अबाउट यूके एंड इट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया. अब ये देश जो हैं, ये 3 देश, ये नेटो के भी मेंबर्स हैं, वेस्टर्न नेशंस इनको हम कहते हैं. ऑस्ट्रेलिया भले ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है लेकिन जो इनके रहने का तरीका है वो वेस्टर्न विचारधारा वाला है. इसकी वजह से हम इसको वेस्टर्न, हम यहाँ पर जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि इट्स ए वेस्टर्न नेशन. अब ये 3 देश मिलकर ये ओकस जो ग्रुप है ये क्या करना चाहता है, ये चाइना का जो एक एग्रेसिव राइज है उसको कंट्रोल करने की बात है. और खास करके ओकस के बारे में ये बात है कि ओकस इज क्लियरली एन अटेम्प्ट बाय द यूएस टू बोल्स्टर रीजनल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सिक्योरिंग ऑस्ट्रेलियाज सीबोर्न ट्रेड. ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड नेशन है, एक ऐसा, ऑफ कोर्स इट्स ए कॉन्टिनेंट एज वेल. ऑस्ट्रेलिया इज ए कॉन्टिनेंट. तो ऑस्ट्रेलिया हर एक जगह पर इंडियन ओशन है, दूसरी जगह पर पैसिफिक ओशन है और चाइना का जो एक एग्रेसिव एक्सपांशन है तो इसको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट सपोर्ट होना इम्पोर्टेंट है. आसियान की बात करें तो एज यू कैन सी हियर इंडोनेशिया और फिर ये कुछ देश जो ऐसे हैं यहाँ से दूर नहीं है आसियान के देश. तो अगर ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसी सबमरीन्स आती है, ऑस्ट्रेलिया और ज़्यादा ताकतवर बनता है तो ये देश जो हैं वो थोड़े चिंतित होंगे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये एश्योरिटी दी है कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है. और ये आसियान देश थोड़े बहुत घबरा रहे हैं तो चाइना उनको और ज़्यादा डरा रहा है. ये सारा पॉलिटिक्स भी यहाँ पर चल रहा है. एनीवे, लोग कहते हैं कि ये एक नया ग्रुप है बट इन रियलिटी अगर देखा जाए तो ये देश जो हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, ये एक लंबे समय से एक दूसरे के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर्स रहे हैं. विश्व युद्ध 2 में भी ये तीनों देशों ने मिलकर ये लड़ाई की थी और ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट उस टाइम पर भी था. नेटो में भी ऑस्ट्रेलिया इज़ पार्ट ऑफ नेटो. और यूएसए ने जब न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी यूके के साथ शेयर की 1943 में, उसके बाद 1952 में यूके ने अपना पहला जो टेस्ट किया था वो टेस्ट मोंटेबेलो आइलैंड्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर किया गया था. और आज भी ऑस्ट्रेलिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ब्रिटिश मोनार्क यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ II हैं वो हेड ऑफ द स्टेट हैं ऑस्ट्रेलिया के. तो ये पुराना इनका रिश्ता है, रहा है. यहाँ पर एक नए लेवल पर ले जाने की बात है. दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट. और ऑस्ट्रेलिया को लंबे समय से ये लग रहा था कि मीन्स वैसे नहीं लगना चाहिए लेकिन दुनिया को ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बहुत ही दूर है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ऐसा नहीं है. वर्ल्ड वॉर II के टाइम की बात है जब जापान की कुछ सबमरीन्स ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अटैक भी किया था. तो आप किसी दूसरे रिमोट लोकेशन या फिर दूर लोकेशन है आपका जियोग्राफिकल लोकेशन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज के ज़माने की, उस टाइम की वर्ल्ड वॉर II की जो सबमरीन्स थी वो आपके तट तक पहुंच गई थी तो आज की सबमरीन्स और आज के वेपन्स जो हैं वो इजीली आपको टारगेट कर सकते हैं. तो ऐसे भी बात नहीं है. तो ऑस्ट्रेलिया शुड नॉट टेक थिंग्स लाइटली. और हमने ये भी देखा कि ऑस्ट्रेलिया जो है, इससे पहले की हमारे डिस्कशन में हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया डीजल वाली जो सबमरीन है तो उसको बार बार ऊपर आना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है एक लंबे समय तक छुपकर पानी के तहत रह सकती है. तो दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न बिहाइंड इट.
न्यूजीलैंड जैसे देश जो हैं वो ओकस की कुछ चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। वो न्यूक्लियर एक्सपांशन को सपोर्ट नहीं करेगा न्यूजीलैंड, लेकिन साइबर कैपेबिलिटीज़ में पार्ट लेने के लिए तैयार हैं। और ओकस जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन के साथ लिमिटेड नहीं है, साइबर कैपेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़, ये सारी चीज़ें। इसी के साथ साथ यूएसए ने जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, फिर ब्लू डॉट नेटवर्क, क्लीन नेटवर्क, ये जो चाइना का BRI है उसको काउंटर करने के लिए कुछ ऐसे नेटवर्क्स और ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया, तो उसमें भी ये सारे देश जो हैं वो पार्ट लेंगे। रही बात क्वाड और ओकस की, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले ग्रुप्स हैं। और अगेन चाइना का जो एग्रेसिवनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे कुछ डेमोक्रेटिक देशों को मिलकर आगे बढ़ना ही चाहिए। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, PDF को डाउनलोड करने के बाद आप प्लीज़ इनको देख लीजिएगा। 3 नवंबर को जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और आज का एक ईजी येट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इथियोपिया का कैपिटल क्या है, उस सिटी का नाम बताइए। एंड अगेन मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस दिवाली धमाका सेल, 50% प्लस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट व्हेन यू यूज दिवाली 30 कोड। एंड रिमेंबर आज इसकी लास्ट डेट है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। लेक्चर को ऑफ कोर्स दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आपको शेयर करना ही है, राइट? इसमें नहीं चलेगा, यू हैव टू शेयर इट। और वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, नहीं पसंद आया देन यू कैन हिट द डिसलाइक बटन, और यू कैन लीव इट एज इट इज़, जो भी आपको सही लगे, लेकिन शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। बहुत मज़ा आया दिवाली के टाइम पर। मैंने कितने 3-4 दिन की छुट्टी ली फ्रॉम लेक्चर्स एंड आई एन्जॉयड अ लॉट। आई एम श्योर यू गाइज हैव एन्जॉयड दिस मिनी वेकेशन। तो ऐसे छोटे छोटे वेकेशंस, फेस्टिवल्स जो हैं वो हमें रिचार्ज करते हैं, इज़न्ट इट? मैं भी काफ़ी रिचार्ज हो गया, आई एम सुपर फ्रेश नाउ एंड बहुत सारी चीज़ें अब स्टार्ट करेंगे। सो ये I'll see you tomorrow early morning. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.